हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। अक्सर चर्चाओं में आजकल बना रहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके कई कारण हैं, राजनीतिक कारण भी हैं, जिसके कारण हाल ही में गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक आदि के मुख्यमंत्री या चुनावी कैंपेन में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लाएंगे। इसीलिए इस पर आजकल काफ़ी चर्चा हो रहा है। तो ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता क्या है। तो चलिए आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो चलिए चलते हैं, संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। तो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, जहां राज्य के यानी या राज्य के जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से संबंधित है, तो उसमें ही सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता की बात की गई है। इस अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य यानी भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होगी, यानी एक तरह का कानूनी स्वरूप, एक तरह का कानून होगा। यह अनुच्छेद 44 में दिया गया है जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत यानी समान नागरिक संहिता के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून व्यवस्था होता है, चाहे वो किसी भी मत, संप्रदाय अथवा जाति का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सबके लिए समान कानूनी व्यवस्था होगा। इसके अंतर्गत आने वाले विषय जो मुख्य रूप से हैं उनमें है शादी, तलाक तथा जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी का, यानी आज अभी के वर्तमान में क्या है कि सभी के लिए अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है। सभी धार्मिक समूहों के लिए अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसको ध्यान में रखकर फैसला दिया जाता है। लेकिन इसी कानूनी विविधता को एकीकृत करने के लिए एक कानून स्वरूप में ढालना ही समान नागरिक संहिता है, जिसमें संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम सभी के लिए समान होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो। यही बात अनुच्छेद 44 के अंतर्गत कहा गया है। लेकिन 70 वर्षों से अधिक हो जाने के बाद भी आज तक यह लागू नहीं हो पाया है। तो हम जानेंगे कि आखिर इसका क्या कारण है। अभी जो व्यवस्था है उसमें सभी धर्मों के लिए अपना अलग अलग व्यवस्था, यानी विवाह का या जमीन जायदाद संबंध बंटवारा संबंधी, जैसे पुत्री को जमीन में हिस्सा मिलेगा या ना मिलेगा, या धर्म के अनुसार यानी पर्सनल लॉ के अनुसार, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ईसाई बोर्ड है, पारसी के लिए अपना अलग है। तो यानी इसमें क्या है, हिंदू लॉ बोर्ड के अंतर्गत रखा जाता है हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध को, और मुस्लिम, ईसाई और पारसी के लिए अपना अलग लॉ बोर्ड है। लेकिन इन लॉ में जो सबसे बड़ा खामी है वो है कई सारे अधिकार ऐसे जो सरकार के द्वारा दिया जाने के बाद भी वर्ग विशेष के आदमी वंचित रह जाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि इस पर्सनल लॉ बोर्ड को समाप्त करके यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन किया जाए, जिससे समाज का जो एक बड़ा वर्ग जो धार्मिक कानूनों के कारण अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, उन्हें इसका लाभ मिल सके। इसमें सबसे बड़ा फायदामंद ये महिलाओं के लिए होगा, जिन्हें अक्सर धार्मिक कानूनों के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये जो समान नागरिक संहिता है, सिर्फ हमारे देश में ही इस पर बातें नहीं हो रही है, कई देशों में, कई विकसित देशों में ये लागू भी है और कई देश इसके लिए प्रयासरत भी हैं। जैसे आज हम बात करें, विश्व के अधिकतर जो आधुनिक देश है, जो कि विकसित देश है, यानी सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष देश है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है किसी न किसी स्तर पे। जैसे अमेरिका के कुछ राज्यों में लागू है, आयरलैंड में, पाकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है,
बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया जैसे कई देश हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लागू है। लेकिन भारत में अभी तक, भारत में इसकी क्या स्थिति है? तो भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं हुआ है, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानूनों के आधार पर ही तय किया जाता है कि क्या सही और क्या गलत है। जैसे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए उनका व्यक्तिगत कानून है जिसे हिंदू लॉ बोर्ड कहते हैं। मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपना कानून है जिसे मुसलमानों के लिए शरीयत है और उसके लिए यानी ईसाइयों के लिए उनका अपना अलग है। इसी प्रकार हर एक धार्मिक समुदाय का अपना अलग अलग कानूनी विविधता पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जज को यानी कोर्ट को अपना निर्णय देने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता आखिर क्यों लागू किया जाए, इसके क्या फायदे हैं। अगर हम इनकी फायदों की बात करें समान नागरिक संहिता के, तो उसमें जैसे अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून होने के कारण क्या होता है, न्यायपालिका पे बहुत सारा बोझ पड़ जाता है। समान नागरिक संहिता नहीं होने के कारण कई न्याय संबंधी गतिविधियां लंबित रह जाती हैं, ये कानूनी उलझनों के कारण, क्योंकि हर एक संप्रदाय का अपना अलग अलग कानून होने के कारण, एक समरसता नहीं होने के कारण कई सारी परेशानियां आ जाती है, जिससे निर्णय में देरी या निर्णय स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इससे क्या फायदा होगा, अदालतों में जो लंबित मामला है वो जल्दी से हल हो पाएंगे। और दूसरी बात करें तो एक समान कानून होने के कारण देश में एकता और समानता का भाव भी देखने को मिल सकता है, यानी इससे एकता बढ़ेगी। और इसका सबसे बड़ा असर अगर कहीं पड़ेगा तो वो है देश की राजनीति पर। देश में हर भारतीयों के लिए एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर इसका काफी असर पड़ेगा। राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति के लिए यानी वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए हमेशा जाति और धर्म का आड़ लेते हैं, यानी इसमें भी हमें कमी देखने को मिल सकती है। इसका एक चर्चित उदाहरण है यानी साहबानों वाला मामले में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मामले को राजीव गांधी सरकार ने संसद के माध्यम से पलट दिया था, जो एक वोट बैंक की राजनीति का ही एक हिस्सा था। तो इस तरह की गतिविधियों में भी कमी आएगी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है तो वो है महिलाओं को। अब महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगी, जहां अभी तो सभी धर्मों का अपना पर्सनल लॉ बोर्ड होने के कारण महिलाओं के अधिकार सीमित हैं, उनके धार्मिक कानूनों के अनुसार उन्हें मानने पड़ते, जैसे शादी का एज संबंधी मामला हो गया, जिस पर कई सारे विवादों के बाद 18 साल फिक्स किया गया था। तो इस तरह की चीजों में जहां महिलाओं को जो अधिकार दिया, यानी पैतृक अधिकार, जैसे पिता से जो संपत्ति प्राप्त होती है, इसको लेकर जो है यानी गोद लेने संबंधी मामला, इस सब में क्या होगा, एक समान कानून होगा। इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होने की गुंजाइश है। लेकिन जितने इनके लाभ हैं तो इनकी चुनौतियां भी कम नहीं है। समान नागरिक संहिता के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां भी है, जिसके कारण ये 70 सालों से अधिक दिनों से लंबित है और अभी तक लागू नहीं हो पाई है। आज की बात करें तो जहां देश की बहुसंख्यक आबादी यानी जैसे हिंदू लॉ बोर्ड को फॉलो करने वाले, जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि इस कानून के समर्थन में है, तो वहीं जो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है जैसे मुस्लिम और ईसाई वर्ग, वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण भी है। विरोध करने का अल्पसंख्यक समुदाय नागरिक संहिता को लेकर कहते हैं कि यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यह उसका उल्लंघन है। वहीं जो इसके समर्थन में है वह अनुच्छेद 14 को लेकर यानी जिसमें सभी के लिए समान अधिकार की बात की गई है, यानी उसको चुनौती के रूप में देख रहे हैं। यानी एक बड़ा वर्ग इसके समर्थन में है और एक वर्ग इसके विरोध में है। और इसकी सबसे बड़ी चुनौती जो है, हमारी जो सर्वग्राही विविधता में एकता वाली संस्कृति है, जहां बहुलवादी संस्कृति है, ये सबसे बड़ी चुनौती है इसके सामने। जैसे समानता के प्रति जो हमारा आग्रह है वह क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। यानी सब जगह का अपना भाषा, संस्कृति,
या व्यवस्था होने के कारण इससे क्या हो सकता है, समाज का बड़ा वर्ग इस कानून का विरोध कर सकता है अपने पर्सनल लॉ को लेकर। हम अक्सर कहते हैं भारत में विविधता में एकता है, यानी उस विविधता को ये कानून खत्म कर सकता है। जो अपना सबका धार्मिक कानून है उस कानून को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड गौन कर सकता है। तो ये सारी इनकी चुनौतियां हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा या नहीं होगा इसके विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर लागू होता है तो इसमें सभी वर्गों के बातों को ध्यान में रखा जाए, सभी के साथ बात किया जाए और उसके बाद एक समाधान पर पहुंचा जाए कि क्या हो, यानी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो उसमें भी कुछ प्रावधान हो जिसमें हमारी बहुलवादी जो संस्कृति है उसको ध्यान में रखा जाए, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें आगे बढ़ा जाए। तो आशा करते हैं कि आज के लेक्चर आपको पसंद आए होंगे और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जान पाए होंगे। तो चलिए यहीं पे आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।